क्या आपने कभी सोचा है कि पॉलिटिक्स की कुछ बहसें कभी खत्म ही क्यों नहीं होती? ऐसा लगता है जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुन ही नहीं रहे हों। अक्सर इसकी वजह ये होती है कि लोग पॉलिटिक्स को दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों से देखते हैं। तो आज हम इसी टकराव को समझने वाले हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो सपना देखते हैं कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो जो इस बात पर फोकस करते हैं कि दुनिया असल में कैसी है। पॉलिटिकल थ्योरी के दिल में जो सबसे पहला और बुनियादी सवाल है वो यही है। ये एक आदर्श की खोज है, मतलब एक बेहतर दुनिया, एक बेहतर समाज और एक बेहतर सरकार आखिर दिखनी कैसी चाहिए। और फिर ठीक इसके बाद आता है इसका दूसरा पहलू, जो हमें सपनों से खींचकर जमीन की हकीकत पर ले आता है कि लोग असल में सत्ता पाने के लिए क्या क्या करते हैं। जो सिस्टम बना हुआ है वो असल में काम कैसे करता है, भले ही उसमें कितनी भी खामियां क्यों ना हों। बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं उन विचारकों से जो एक बेहतर दुनिया का नक्शा बनाते हैं। हम इन्हें आदर्शवादी कह सकते हैं। ये वो आर्किटेक्ट्स हैं जो कुछ उसूलों और वैल्यूज के आधार पर एक परफेक्ट समाज डिजाइन करना चाहते हैं। देखिए, आदर्शवादियों के लिए पॉलिटिक्स सिर्फ पावर का खेल नहीं है, नहीं, इसका एक मकसद है, एक नैतिक मकसद। उनके लिए हर चीज एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है। सही क्या है, न्यायपूर्ण क्या है, और हमें मिलकर किस तरह की दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर आदर्शवादी अपनी पूरी दुनिया का नजरिया खड़ा करते हैं। उनके हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो इन मौलिक सिद्धांतों का सम्मान न करे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। आदर्शवादियों के लिए न्याय सबसे पहले आता है, और ये सिर्फ कानून का पालन करने तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब ये पक्का करना है कि समाज में हर किसी के साथ फेयर बर्ताव हो और उन्हें आगे बढ़ने का एक बराबर मौका मिले, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। फिर आती है स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी, और ये सिर्फ बेड़ियों में ना बंधे होने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है अपने जीवन को खुद दिशा देने की आज़ादी, अपनी पसंद से फैसले लेने और अपना रास्ता खुद बनाने की ताकत। अब समानता का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर कोई एक जैसा हो जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि हर इंसान की गरिमा का सम्मान हो और हर किसी को मौके बराबर मिले, बिना किसी भेदभाव के। 20वीं सदी के एक बहुत बड़े विचारक थे जॉन रॉल्स। उन्होंने इस बात को बहुत ही खूबसूरती से समझाया। उनका एक आइडिया था कि सोचिए, अगर हम सबको मिलकर समाज के नियम बनाने हों, लेकिन हमें ये न पता हो कि उस समाज में हम अमीर होंगे या गरीब, तो हम कैसे नियम बनाएंगे? जाहिर है, ऐसे नियम जो सबके लिए निष्पक्ष हों। यही असली न्याय है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। ये वो विचारक हैं जो आदर्श बनाने के बजाय इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग असल में करते क्या हैं। इन्हें आप पॉलिटिकल दुनिया का साइंटिस्ट या जासूस समझ सकते हैं। ये जो अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल थ्योरी है, ये आदर्शों और नैतिकता जैसी बातों को साइड में रख देती है। इसका पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, नाप सकते हैं और परख सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये राजनीति को एक फिलॉसफी की तरह नहीं बल्कि एक साइंस की तरह देखती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये अप्रोच कोई नैतिक फैसला नहीं सुनाती। ये नहीं कहती कि कोई चीज अच्छी है या बुरी। ये बस ये बताती है कि चीजें ऐसी हैं और इस वजह से हैं, और इसका आधार होते हैं फैक्ट्स और डेटा। अब इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये दोनों अप्रोच के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ आदर्शवादी हैं जो पूछते हैं क्या होना चाहिए, और इसके लिए फिलॉसफी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ अनुभववादी हैं जो पूछते हैं क्या है, और इसके लिए साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक का मकसद एक आदर्श दुनिया की कल्पना करना है और दूसरे का मकसद असलियत को समझना है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन दोनों खेमों के बीच का जो टकराव था वो असल में पॉलिटिकल थिंकिंग में एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। धीरे धीरे विचारकों ने महसूस किया कि शायद इन दोनों में से कोई भी तरीका अकेले पूरा नहीं है। अगर हम इतिहास को देखें तो इन विचारों के बीच एक तरह का उतार चढ़ाव दिखता है। 1950 और 60 के दशक में व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म इतना हावी हो गया कि लगने लगा था कि पुराने आदर्शवादी विचार अब किसी काम के नहीं रहे। लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया।
कि सिर्फ फैक्ट्स और डेटा इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा अगर हम उस जानकारी का इस्तेमाल गरीबी, असमानता और हिंसा जैसी दुनिया की असली समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कर सकते। सिर्फ ये समझना काफ़ी नहीं था कि लोग कैसा बर्ताव करते हैं। और इसी सोच से जन्म हुआ उत्तर व्यवहारवाद, यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। ये एक तरह का बीच का रास्ता था। इसने बिहेवियरलिज्म के साइंटिफिक तरीकों को तो अपनाया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि उस ज्ञान का इस्तेमाल समाज को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। डेविड ईस्टन, जो खुद बिहेवियरिज्म के एक बड़े पैरोकार थे, उन्होंने ही इस बदलाव की अगुवाई की। उनका ये एक सवाल, ज्ञान किस लिए, ज्ञान किसके लिए, पोस्ट बिहेवियरिज्म की आत्मा बन गया। ये एक सीधी सी मांग थी कि हमारा रिसर्च सिर्फ किताबों तक सीमित न रहे, उसका कोई असल मकसद होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि ये सारी अकादमिक बहस आज हमारे लिए क्यों मायने रखती है? वो इसलिए क्योंकि ये जो टकराव है, ये आज भी हमारी राजनीति के हर पहलू में जिंदा है। अगली बार जब आप राजनेताओं को बहस करते हुए सुने, तो इस बुनियादी फर्क को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। क्या वो एक आदर्श, चीजें कैसी होनी चाहिए वाली सोच से बात कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ व्यावहारिक हकीकत, जो है जैसा है, के आधार पर अपनी दलीलें दे रहे हैं? ये टकराव आपको हर जगह दिखेगा। सोचिए, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी का फोकस समानता, एक आदर्श पर होना चाहिए, या सिर्फ बाजार की हकीकतों, जो है पर? क्या हमारी विदेश नीति को मानवाधिकारों, एक आदर्श को बढ़ावा देना चाहिए, या सिर्फ अपने राष्ट्रीय हित, जो है, की रक्षा करनी चाहिए? ये वही बुनियादी तनाव है जो बार बार हमारे सामने आता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब हम दुनिया को देखते हैं, तो हमारा स्वाभाविक झुकाव किस तरफ होता है? इसे बेहतर बनाने का सपना देखने की तरफ, एक आर्किटेक्ट की तरह, या फिर पहले ये समझने की तरफ कि ये असल में काम कैसे करती है, एक साइंटिस्ट की तरह? शायद असली समझदारी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही है। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात।